हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर ऑफ फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर, जो कि AQTU का है। तो BP4040 इसका कोड है और हम पढ़ेंगे सबसे पहले 2021-22 का सेट पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन से एंड 10 उसके बाद 10 नंबर के, उसके बाद 2 नंबर के। तो 7 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस एंड डिस्कस वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, एंड जो फेजेस हैं क्लिनिकल ट्रायल के, जैसे फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, तो उस फेजेस के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन क्या होता है। प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन क्या है कि जो क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो भी हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर एनिमल्स के ऊपर जो भी टेस्ट करते हैं, उससे हम प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस कहते हैं। प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस क्या है कि इसके 2 मेन गोल्स हैं। ठीक है ना। पहला है कि फाइंड आउट द बेस्ट डोज फॉर ह्यूमंस, मतलब बेस्ट डोज क्या है, एंड डोज ऑफ मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट क्या होगा, उस चीज को फाइंड करना। एंड चेक फॉर एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, उस चीज को चेक करना है। इसके 2 मेन गोल हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज टू फाइंड द बेस्ट डोज फॉर ह्यूमंस एंड सेकंड इज टू चेक आउट फॉर एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो नेक्स्ट इज प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस 2 तरीके से हम कर सकते हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। दैट इज इन विट्रो इन इंडस्ट्री और पेट्री डिश, इन विवो मतलब होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इस चीज का भी हम ख्याल रखेंगे, इन विट्रो में करना है, इन विवो करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं। और प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस जो भी होते हैं वो फॉलो करते हैं कि जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं है, जैसे कि WHO ने दी है या फिर ICH गाइडलाइंस के थ्रू हमें कुछ क्राइटेरिया मिला हुआ है, तो उसके बेसिस पे सारी टेस्टिंग होंगी, सारी जितनी भी प्रोसेस होगी सारी उसके बेसिस पे होगी, और रिजल्ट्स भी वो एक्सेप्टेबल हों किसको, WHO को, ICH को, कि हाँ रिजल्ट हमारा बहुत ही अच्छा है और किसके लिए बेनिफिशियल है, ह्यूमन यूज के लिए बेनिफिशियल है, उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं। प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर द प्रोडक्ट रेडी फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। जो मैंने बताया कि प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट हमारा वो सेफ है, इफेक्टिव है और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना। इस चीज को हम क्लैरिफाई करते हैं प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन के अंदर। अब बात आती है कि फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल जब हम करते हैं तो हम ह्यूमंस पे करते हैं, मतलब कई फेज में करेंगे, फेज 0, फेज 2, फेज 1, फेज 2, सारी चीजें हम उसमें करेंगे। बट जो भी फेज 1 है, फेज 2 है या फेज 3 है, उसमें हम वॉलंटियर्स को चीज करते हैं, मतलब एक में मान लो 15 ले रहे हैं, एक में 100 ले रहे हैं, एक में 1000 ले रहे हैं, एक में पूरी पॉपुलेशन के ऊपर कर रहे हैं। इस फेज के इसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर रखा है। और उसकी जो टेस्ट आएंगे उसकी गोल है कुछ, मतलब कि इस फेज के बाद कि हमें ये देखने को मिलेगा, इस फेज के बाद हमें देखने को, सारी चीजें क्लैरिफाई की है फेज वाइज क्लिनिकल ट्रायल्स में। और क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट किस पे कर रहे हैं, ह्यूमंस पे कर रहे हैं। ओके, ह्यूमंस पे हम टेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी फेजेस की। पहला फेज है 0, फिर है फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज। ओके, तो फेज 0 है हमारा, इसमें हम 15 पीपल्स को लेते हैं यूजुअली फीवर देन 15 पीपल्स। ये एज अ ऑप्शनल फेज है, इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम करते हैं कि हम ड्रग का इंटरेक्शन बॉडी के साथ कैसा है, बॉडी कैसे इंटरेक्ट कर रही है हमारी ड्रग के साथ, उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हम फेज 0 पे काम करते हैं। ओके, सेकंड है फेज 1। फेज 1 में हम आते हैं 20 से 80 हेल्थ वॉलंटियर्स को, मतलब उसमें लेते हैं फीवर देन 15, इसमें लेते हैं 20 to 80 हेल्थ वॉलंटियर्स, जिसको हम डोजेस देते हैं, जो भी हमारा ड्रग का प्रोडक्ट का डोज है उसको देते हैं। देन इसे फाइंड आउट करते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या हाईएस्ट डोज हम क्या दे सकते हैं। मान लो हाईएस्ट डोज हमारी 250 मिलीग्राम आती है, कि इसके बाद अगर हम 252 भी देंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा या फिर कोई भी एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा। तो 250 मिलीग्राम का एग्जाम्पल हम लिया है कि वो स्पेसिफिक डोज है, ये हाईएस्ट डोज है जो भी किसी भी इंडिविजुअल को हम दे सकते हैं। ठीक है। अब आता है फेज सेकंड। फेज सेकंड में हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 पीपल्स को। ओके, अप्रोक्सीमेटली 100 पीपल्स को लेते हैं। 100 पीपल्स के अंदर हम डोज इंटरवेस्ट कराते हैं, मतलब डोज हमको सारी जो भी प्रोडक्ट है हमारे उसको डोज के हिसाब से देते हैं। मतलब हाईएस्ट डोज क्या है हमारी 250 मिलीग्राम, तो 250 मिलीग्राम उसको 100 वॉलंटियर्स को देंगे एंड मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसकी सेफ्टी, किसकी एफिकेसी, उसकी थेरेपेटिक इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम फेज सेकंड में क्लैरिफाई करते हैं। ओके, फेज थर्ड की बात करेंगे। फेज थर्ड में क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व सेवरल थाउजेंड्स पार्टिसिपेंट्स। इससे सेवरल थाउजेंड्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स पार्टिसिपेंट्स हो गए इसमें भाग लेते हैं, और इसमें टेस्ट करते हैं। इसमें हम डोज देंगे एज इट इज, जो भी हमने 250 मिलीग्राम तय की है एग्जाम्पल के तौर पे, कि हाईएस्ट डोज वही होगी, तो उस डोज को हम उस 100 पार्टिसिपेंट्स के अंदर देंगे और उसको और इसमें देखेंगे कि जो भी हमारा इंटरवेंशन मतलब हो गया, जो भी टेस्टिंग प्रोडक्ट है बेटर देन है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से कि नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, मान लो कुछ भी ट्रीटमेंट हो, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से जो भी ड्रग हम दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसका जो कह सकते हो कि जो इफेक्ट है वो बहुत ही बेटर रहना चाहिए। तभी हम उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ दिस इज द डोज एंड दिस प्रोडक्ट इज क्लैरिफाइड फॉर द ह्यूमन यूज। ओके, नेक्स्ट है फेज 4। फेज 4 आता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट में आ चुका है ड्रग, मतलब ड्रग क्या हुआ कि हमारे मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट होने के बाद हम लोग यूज करेंगे उसे, यूज करने पर कुछ साल के यूज करने पर, मान लो 2-3 साल यूज किया हमने, किसी कुछ नहीं हुआ, मान लो 4 साल यूज किया, तो कंटिन्यूअस यूज करने पर कुछ एडवर्स इफेक्ट्स शो नहीं हो रहा है ना, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स शो होगा, इससे बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है हाईएस्ट पॉपुलेशन को, तो उस ड्रग को हम बैन कर सकते हैं, उस ड्रग को बैन कर सकते हैं। अगर कोई भी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, साइड इफेक्ट्स ऐसे ही एज यूजुअल देख रहे हैं, तो उस ड्रग को हम बैन नहीं करेंगे। ओके, ये आता है फेज 4 में। तो इस चीज को क्लैरिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल ट्रायल्स में एंड प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन हमें पूछा भी गया है क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। 3 टाइप्स के हमने मेनली पढ़े थे, दैट्स इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कुछ भी फैक्टर अफेक्ट होंगे, है ना। और सेकंड है केमिकल कंपोजिशन, दैट इज ड्रग कौन सी है, मान लो हाइड्रोफिलिक है या फिर ग्लाइकोफिलिक है, तो उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसका एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही डिफरेंट करेगा, है ना, बहुत ही अफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट इज
फ्रॉम जीआईटी, मतलब जीआईटी में सर्फेस एरिया क्या है या फिर ड्रग का आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस चीज़ पे हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ये लेक्चर हमने फार्माकोकाइनेटिक्स से पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग और ड्रग ऑब्जर्वेशन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरा डिटेल में है। और बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी आपको डिटेल में समझना हो तो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए रूट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा है, ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, रेक्टल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड देन टॉपिकल्स, इनहेलेशन, सारी चीज़ें पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। केमिकल कंपोजिशन दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक, दोनों में जब बैलेंस रहता है, तो दोनों में मोस्टली बैलेंस रहता है, तभी हम ड्रग को देते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो सके। देन फ्रॉम जीआईटी एक्वा सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या रहेगा, रिड्यूस सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, सरफेस एरिया क्या हो सकता है, मोटिलिटी ऑफ जीआईटी मतलब जो इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, स्टमक का जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस जैसे कि प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस मतलब फूड प्रेजेंट हो या फिर कोई अदर ड्रग पार्टिकल प्रेजेंट हो, उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है। देन सेवंथ आता है आयनेशन ऑफ द ड्रग एंड लोकल पीएच। आयनेशन ऑफ द ड्रग का मतलब होता है कि जब कोई मान लो हमारी ड्रग है, कोई ड्रग हमारी एच के फॉर्म में, ठीक है ना, एच के फॉर्म में ड्रग लेते हैं तो H++A- के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, मतलब कि कोई भी ड्रग है ये अनआयनाइज्ड ड्रग है, ये अनआयनाइज्ड ड्रग है और ये आयनाइज्ड ड्रग में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पीएच। तो उसी का रिलेशन हमने पढ़ रखा है पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स में कि आयनेशन ऑफ ड्रग्स एंड लोकल पीएच का क्या इंटरेक्शन है और कैसे वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को डिफर करेगा, बहुत डिटेल में रखा है, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्किंसंस वाला, क्लासिफाइड ड्रग्स ऑफ पार्किंसन ड्रग्स एंड डिस्क्राइब लीवोडोपा थेरेपी, ये भी लेक्चर में पढ़ रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप वहाँ समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामाइनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि दो टाइप के ड्रग लेंगे, दो टाइप के ड्रग लेंगे जो डोपामीन के सिक्रीशंस को या फिर उसकी कह सकते हो कि प्रेजेंस को बढ़ाएगा, और एक लेंगे एसिटाइलकोलिन की, उसकी अमाउंट को डिक्रीज करेगा, मतलब डोपामीन के अमाउंट को इंक्रीज करेगा ब्रेन में और इस एसीएस के अमाउंट को डिक्रीज करेगा। दो टाइप की ड्रग होंगी जो इसको करेंगी और इसको करेंगी, मतलब डोपामीन के उसको रिलीज को बढ़ाएंगी और एसीएस की रिलीज को कम करेंगी। तो दो टाइप की ड्रग मिलते हैं इसमें। पहला है हमारे डोपामीन प्रिकर्सर दैट इज एग्जांपल इज लेवोडोपा एंड दूसरा है एगोनिस्ट दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन। ओके, और ब्रेन अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में लेते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक लेते हैं जैसे प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडिन एंड सेकंड रहता है एंटीहिस्टामिन दैट इज प्रोमेथाजिन एंड और पेनेड्रॉन्स, ठीक है ना, ये टाइप्स की ड्रग है, बहुत डिटेल में हमने उसको पढ़ रखा है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं आप। लीवोडोपा थेरेपी भी सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ रखी हैं कि कैसे वो क्रॉस करता है बीबीबी को, कैसे वो उसका कह सकते हो डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे वो डिग्रेड होता है ब्लड वेसल्स में रहता है, कैसे वो डिग्रेड से बचाते हैं उसको लीवोडोपा लेकर, सारी चीज़ें उसमें क्लियर रखी हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया एंड प्री एनेस्थेटिक कंडीशंस। तो एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया क्या होता है कि एनेस्थीसिया कॉज करता है ओके वेट टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन कौन करता है, एनेस्थीसिया कॉज करता है। तो इसमें भी वेरियस स्टेजेस आएंगे, मतलब कि जनरल स्टेजेस है कि बस उसको नाम थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको बताया गया है, मतलब कि टेम्परेरी लॉस करेगा जो सेंसेशन का उसे कहेंगे एनेस्थीसिया एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या है, जो एनेस्थीसिया देने के पहले हम जो मेडिसिन देते हैं उसे कहते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो भी होते हैं वो एक तो जो एनेस्थीसिया है उसको प्लीजेंट एंड सेफ बनाता है, जो एनेस्थीसिया हमारा उसको प्लीजेंट एंड सेफ बनाता है, बहुत सारी कंडीशन से उसको क्योर करता है, जैसे एंजाइटी से क्योर करेगा, या फिर यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं देखो यहाँ पे कि उसका डोज भी हमें कम करने पे हेल्पफुल होता है, या फिर उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं उसको भी कम करने में हेल्पफुल होता है, या फिर रिलीफ जो पेन हो रहा होता है या फिर किसी चीज़ से उसको भी रिलीफ करने में हेल्पफुल होता है। उसकी टाइप से इसकी क्लासिफिकेशन भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं उसका स्टेजेस। स्टेज में क्या है, फर्स्ट इज एनाल्जेसिया और डिसेंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने एनाल्जेसिक दिया है, मान लो एनेस्थीसिया दिया है, ठीक, अब एनेस्थीसिया दिया है तो सबसे पहले अगर हमने पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया मेडिकेशन की फॉर्म में तो उसकी कॉन्शियसनेस को एंड करेगा वो, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस जो है उसको खत्म करेगा, ठीक है ना। बट फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट रहता है वो तभी भी बात कर सकता है और उसे भी थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता है, तो ये फर्स्ट स्टेज है एनाल्जेसिया डिसओरिएंटेशन, ठीक है ना। अब बट इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग इज स्लो एंड रेगुलर, फर्स्ट कंडीशन हो गई। स्टेज सेकंड है एक्साइटमेंट और डेलिरियम। जब हम देते हैं कुछ भी, मान लो स्टेज है हमारी कि इसमें अनकंट्रोल मूवमेंट हो रहे हैं, लॉस ऑफ आई लैशेस रिफ्लेक्स या फिर हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया, तो होता है एक्साइटमेंट स्टेज। जब एनेस्थीसिया देते हैं तो जो हमारा आई लैशेस होता है, रिफ्लेक्स होता है, जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसे हाथ से मारेगा भी नहीं, मतलब मारेगा नहीं, खाली हाथ देगा तो तुम्हारी आई लैशेस जो होंगी वो ऐसे बंद हो जाती, ब्लिंक करती हैं, तो वो ब्लिंक करना बंद कर देंगी, लॉस ऑफ आई लैशेस रिफ्लेक्स, तो भी बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में स्टेज सेकंड में क्या होता है, एक्साइटमेंट डेलिरियम के स्टेज में जो आई लैशेस के रिफ्लेक्स हैं वो भी बन जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन भी आती है, क्योंकि जो हमारे हार्ट है उसको भी थोड़ा सा वो सप्रेस करता है, इसलिए हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। एंड पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, बट वो जो स्टिमुली के अगेंस्ट में थोड़ा सा रिएक्ट करता है, ठीक है ना, स्टिमुली कोई भी होती है तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, बट उसमें जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होगा, तो ये होता है स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड में क्या होता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया। इट इज द बेस्ट स्टेज फॉर सर्जरी, क्योंकि इसमें जो भी हमारे पेशेंट रहते हैं उसका पूरा रिस्पॉन्स खत्म हो चुका होता है, पूरा रिस्पॉन्स खत्म, मतलब आई मूवमेंट खत्म हो चुकी होती है, मसल स्टोन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सारी चीजें खत्म हो चुकी होती है, जो पेशेंट होता है वो डीपली अनकॉन्शियस रहता है एंड रिलैक्स रहता है। इस कंडीशन में जो पेशेंट रहेगा वो डीपली अनकॉन्शियस रहेगा एंड रिलैक्स रहेगा, ठीक।
ओके, द पेशेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर एयरवेज एंड मे नीड टू मैकेनिकल वेंटिलेशन। वो अपने एयरवेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन जो कह सकते हो कि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है ना, उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, ऑक्सीजन दबा देते हैं। ओके, ये स्टेज हमारी आइडियल स्टेज है सर्जरी के लिए, बिकॉज हमारी बॉडी का बहुत सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे होते हैं। ओके, बहुत सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे होते हैं। अब स्टेज 4 आती है, इट इज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज, मेडुलरी डिप्रेशन। ओके, मेडुलरी डिप्रेशन क्या होता है कि इस कंडीशन में हमारे कार्डियोवैस्कुलर या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर्स है ना, वो सब ब्लॉक हो जाते हैं, वो सब कहते हो डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी काम नहीं करेगा, मतलब हार्ट का जो भी सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी सिस्टम होंगे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जो ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग है वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्रीथिंग बिल्कुल भी बंद हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, एंड जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो भी लो हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं हम लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज एंड रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन, मतलब कोई भी अगर दवाई हम दे सकते हैं उसको, या फिर कोई भी सब्सटेंस दे सकते हैं जिससे वो रिलीफ हो जाए मेडुलरी डिप्रेशन से। मान लो कि हम इस एग्जांपल लेते हैं कि ओके वेट, मान लो इसमें हम 250 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम इज द बेस्ट स्टेज फॉर एनेस्थीसिया, कॉज कराने के लिए, मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट में उसको लाने के लिए। अगर इसको हमें इसका डोज हमें 260 मिलीग्राम मान लो कर दिया, 260 मिलीग्राम कर दिया, तो क्या होगा, वो मेडुलरी डिप्रेशन में आ जाएगा, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज में आ जाएगा, मतलब एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया तो पेशेंट कोमा में आ सकता है, उसकी सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मर भी सकता है। तो अगर 250 मिलीग्राम हमारी एक सर्टिफाइड स्टैंडर्ड डोज है, हाईएस्ट डोज है किसी भी ड्रग की, अगर उससे ज़्यादा हमने दे दिया तो मतलब 260 मिलीग्राम दे दिया तो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज में वो आ जाएगा। ये बात आती है वेरियस स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में। कुछ फैक्ट्स हैं, एनेस्थीसिया वाज फर्स्ट यूज्ड सर्जरी 1846 बाय विलियम मॉल्टन एंड हु डिस्मिस्ड ईथर टू पेशेंट अंडरगोइंग अ नेक ट्यूमर रिमूवल्स, मतलब नेक में से ट्यूमर था तो उसके रिमूवल के लिए सर्जरी करनी थी, सर्जरी के लिए उसने जो भी हमारे विलियम मॉल्टन साहब थे उन्होंने क्या किया, ईथर का यूज किया एज एनेस्थीसिया। ओके, एनेस्थीसिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, जनरल, रीजनल एंड लोकल्स। लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया एंड रीजनल एनेस्थीसिया हम पढ़ते हैं। अगर लोकल एनेस्थेटिक आपको समझना हो या लोकल जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है समझना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक के वास्ते समझ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप जरूर कमेंट करिए, आपको समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। क्या होती है, मैंने जैसे बताया प्री एनेस्थेटिक, मतलब प्री का मतलब क्या पहले, जैसे कि प्री क्लिनिकल था ना, वैसे ही क्या है प्री एनेस्थेटिक है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हम एनेस्थीसिया के जस्ट पहले देते हैं कि जो एनेस्थीसिया है उसको सेफ बना सके, उसको प्लीजेंट बना सके। ओके, बहुत सारी रीजन होते हैं तो रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर विदाउट कॉजिंग टू मच ड्राउजीनेस। इसके लिए हम क्या देते हैं, एंटी एंजाइटी की मेडिसिन देते हैं, एंटी एंजाइटी की मेडिसिन देते हैं। जिससे क्या होता है, जो एंजाइटी होती है वो उससे उसको कम करने का काम करता है। एंटी एंजाइटी ऐसा काम करता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस टू इनहेंस द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक एंड रिड्यूस इट्स डोज। कुछ ड्रग्स रहेंगे, कुछ हमारे सब्सटेंस रहेंगे जो भी एनेस्थीसिया है उसको इफेक्ट को बढ़ाएंगे या फिर उसकी डोज है उसको कम करने में काम करेंगे। मान लो 250 हमें 250 मिलीग्राम देना है, 250 मिलीग्राम ज़्यादा हो गया तो उसको हमारे मेडुलरी डिप्रेशन में आ जाएगा, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी ड्रग्स दे देंगे इससे एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाए, इससे हम 150 मिलीग्राम में ही अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट शो कर पाएं। ऐसी मेडिसिन कोई देंगे टू प्रिवेंट और रिड्यूस सम साइड इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया सच एज सैल्वेशन, ब्रेडिकार्डिया एंड वॉमिटिंग्स। एंड वॉमिटिंग को क्योर करने के लिए हम कुछ भी मेडिसिन देंगे या फिर कुछ भी जो साइड इफेक्ट शो करता है एनेस्थीसिया उसको पास करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। टू रिलीफ पेन एंड बिफोर आफ्टर सर्जरी, से उसमें देते हैं ओपियोइड्स का यूज़ करते हैं, ओपियोइड्स का यूज़ कर लेते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में आती हैं। तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, जो इतनी सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में यहाँ लिखी हुई है कि कैसे कैसे वो काम कर सकता है, कैसे साइड इफेक्ट शो कर सकता है, आपको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो ये है मेनली। फर्स्ट इज सेडेटिव्स, सेकंड इज ओपियोइड्स, थर्ड इज एंटीकोलिनर्जिक्स, फोर्थ इज एच2 ब्लॉकर्स एंड फिफ्थ इज न्यूरोलेप्टिक्स। तो सेडेटिव क्या है, डायज़ेपाम एंड लोराज़ेपाम्स, ठीक है ना। ओपियोइड्स क्या है, मॉर्फिन एंड पेप्सिडीन्स। अगर मैं आपको सेडेटिव्स की तो ये एंटी एंजाइटी की तरह काम करेंगी। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की बेंजोडाइजेपिन्स एंड कह सकते हो कि क्या कहते हैं बार्बिचुरेट्स की तरह आती है ना, तो उसका एग्जांपल है डायज़ेपिम एंड लोराज़ेपाम्स। तो डायज़ेपाम एंड लोराज़ेपाम कैसी हैं, एंटी एंजाइटी की तरह काम करेंगी या फिर सेडेटिव मेडिसिन की तरह काम करेंगी। ओके, ओपियोइड्स क्या काम करेंगी, पेन को रिलीफ करने में काम करेंगी, तो रिलीफ पेन। ओके, एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन हो गई, एच2 ब्लॉकर्स 19 जो भी हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होगी उसको क्योर करने का काम करेगी। एंड न्यूरोलेप्टिक्स क्लोरप्रोमाजीज, ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट शो करती है एनेस्थीसिया के कंडीशंस में। ये होगी ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशंस। कुछ नहीं समझ में आया है आप पूछिएगा जरूर कमेंट में, बताऊंगा प्लीज। ओके, और यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। द चॉइस एंड डोज ऑफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन डिपेंड ऑन द पेशेंट एज, वेट, मेडिकल कंडीशंस, टाइप ऑफ सर्जरी एंड द टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। हम टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया कौन से यूज कर रहे हैं, मतलब रीजनल यूज कर रहे हैं, जनरल यूज कर रहे हैं या फिर लोकल एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे या फिर पेशेंट्स के एज के, वेट के या मेडिकल कंडीशंस क्या है, टाइप ऑफ सर्जरी क्या है, उसके बेसिस पे ही प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन को डिसाइड करेंगे, वैसे ही देंगे। और जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होती है उसको हम ओरली भी दे सकते हैं, IM के थ्रू भी दे सकते हैं और IV के थ्रू भी दे सकते हैं बिफोर द एनेस्थीसिया मेडिकेशन। ओके, 30 मिनट से 2 घंटा पहले हम उसको देंगे, ठीक है। ये क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समराइज स्टेप्स इन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लो न्यूरो हार्मोन मतलब क्या होता है। न्यूरो का मतलब होता है नर्व एंड न्यूरॉन्स, और ह्यूमरल का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर क्या हो सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ओके, न्यूरो ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल बताओ भाई, एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन। ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, एज अ केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ओके, एसीएस मेनली क्या होता है कि एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। और डोपामिन क्या होता है, हमारा इनहिबिटरी होता है। ये पार्किंसंस वाले की जब वीडियो देखोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें।
एक्साइटेटरी क्या होता है, एसीएच होता है, मतलब इसका नहीं होता। डोपामिन क्या होता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ओके, तो बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमिशन होता क्या है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी मैसेज ऑफ सिग्नल्स वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसीएच एंड डोपामिन। इससे क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स जो भी ट्रांसफर होता है मैसेज और सिग्नल्स का, कैसे होता है, उसमें स्टेप्स क्या है, उसी को हमें इस क्वेश्चन में बताना है। समराइज स्टेप्स इन न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। मतलब एक न्यूरॉन्स ये है, एक न्यूरॉन्स ये है, इसके बीच में जो मैसेज जा रहा है, मैसेज या सिग्नल जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, इसमें स्टेप्स क्या है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी है। हम बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी की। तो अगर ये न्यूरॉन फर्स्ट है, ओके, और ये न्यूरॉन सेकंड है, तो न्यूरॉन जो फर्स्ट रहेगा और न्यूरॉन सेकंड रहेगा, ठीक है ना। दोनों जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे अपना न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो न्यूरॉन फर्स्ट है यहाँ पे छोड़ेगा, और ये जहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस सेकंड वाले न्यूरॉन से बाइंड अप करेंगे, वो एरिया कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जो पहले वाला न्यूरॉन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा होगा, उसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव कर रहा होगा, बाइंड अप जहाँ पे न्यूरॉन से कर रहा होगा, उसे कहेंगे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ओके, इस बात क्लियर हुई। अब पढ़ेंगे हम स्टेप्स में आता है 5 स्टेप्स। दैट इज फर्स्ट इज इम्पल्स कंडक्टेंस, सेकंड इज ट्रांसमीटर रिलीज, थर्ड इज ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, फोर्थ इज पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, एंड फिफ्थ इज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इम्पल्स कंडक्टेंस की, कैसे इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, कैसे इम्पल्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्पल्स कंडक्टेंस, उसी को समझना है, बाकी सब बेसिक चीजें हैं। इम्पल्स कंडक्टेंस जब समझ लेंगे तो ट्रांसमीटर रिलीज आएगा। ट्रांसमीटर रिलीज का मतलब क्या हो गया, कि जो एसीएच है या फिर डोपामीन है, दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसका रिलीज कहाँ से होगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से होगा। ओके, अब आता है ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुआ, दिस इज द ट्रांसमीटर जो यहाँ से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है, और ये एक्ट कहाँ कर रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर। तो थर्ड स्टेप हमारा यही होगा कि ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। ठीक, अब आती है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या समझ लो। मान लो दो टाइप्स के हमने न्यूरोट्रांसमीटर बताया। पहला बताया एसीएच एंड दूसरा बताया डोपामीन। अगर मान लो कि जो हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था, इस फिगर के साथ समझ लेते हैं। मान लो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इससे निकला एसीएच, बहुत सारे एसीएच निकले। ये क्या है, एसीएच है। एसीएच क्या है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से निकला। अब ये एसीएच बाइंड करता है डेंड्राइट से, दूसरे वाले न्यूरॉन से, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से। अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से बाइंड अप किया तो दो एसीएच वाला कैसा मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही न्यूरॉन से अटैच्ड हुआ तो एक्साइटेशन कॉज करेगा। क्या, एक्साइटेशन कॉज करेगा, और वो कुछ ना कुछ बेनिफिशियल कर देगा कंडीशन के हिसाब से। पहला एग्जांपल ले लिया एक्साइटेटरी का। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम डोपामीन का। मान लो ये न्यूरॉन्स डोपामीन रिलीज कर रहा है, ठीक है, क्या है, डोपामीन है। डोपामीन कैसा होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब जैसे ही वो बाइंड अप करेगा सेकंड वाले पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से, तो इनहिबिशन कॉज करेगा, कहीं ना कहीं का इनहिबिशन कॉज करेगा। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्लूटामेट क्या है, ग्लूटामेट एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और ऐसे कि गाबा क्या है, हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होंगे डिफरेंट टाइप्स के, जो अपना एक्शन जगह के वाइज अपना एक्शन शो करेंगे, ठीक है ना। तो पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी का मतलब यही है कि उसका जो पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी हो, या तो एक्साइटेटरी हो, या फिर इनहिबिटरी हो, या फिर कोई भी न्यूट्रल हमारा एक्टिविटी हो। तो फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शंस। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसमीटर एक्शन जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज हुए हैं, काम की चीजें तो बाइंड अप हो गई, मतलब काम वाले जितने भी थे बाइंड अप हो गए, अपना एक्शन शो कर दिया। बाकी जितने बचेंगे उसको डिग्रेड तो करना पड़ेगा, फालतू के एक्शन तो नहीं हमें ना, उसको डिग्रेड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पल्स कंडक्टेंस आपने समझ लिया है। इम्पल्स कंडक्टेंस अब हम समझाएंगे, बाकी चीजें हमें क्लैरिफाई करती हैं और सारी चीजें लिखी भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पल्स कंडक्टेंस को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। इम्पल्स कंडक्ट कैसे हो रहा है, मान लो कि कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी में आता है, ठीक है ना। कोई भी स्टिमुलस बॉडी में आता है तो बहुत सारे जो हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स है, जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, उसमें जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसमें -70 वोल्ट होता है, ठीक है ना। मतलब मान लो इम्पल्स जनरेट जो हो रहा है
इम्पल्स जनरेट होता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द स्टेप फर्स्ट इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है, बट एट अ रेस्टिंग स्टेज। जब कोई भी इम्पल्स, कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी में नहीं आ रहा है, कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी में नहीं आ रहा है, तब क्या होता है, जो नर्व होते हैं, जो रेस्टिंग, जो हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो रेस्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, इस कंडीशन समझिएगा, -70 मिलीवोल्ट होता है। जैसे ही स्टिमुलस हमारी बॉडी में शो होता है, कोई भी स्टिमुलस हमारे आउटर से आया और हमारे बॉडी में शो हो रहा है, तो ये -70 मिलीवोल्ट जो यहाँ पे था, वो चेंज होता है किससे, -55 मिलीवोल्ट में, -55 मिलीवोल्ट में। तो इस माइनस जैसे ही चेंज होता है, कोई भी हमारा स्टिमुलस आया, स्टिमुलस चेंज किया -70 मिलीवोल्ट को -55 मिलीवोल्ट में, और ये -55 मिलीवोल्ट क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। क्लियर? कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस जैसे ही आया, स्टिमुलस ने -70 मिलीवोल्ट को, जो भी रेस्टिंग पोटेंशियल था हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन का, उसको चेंज किया किसमें, -55 मिलीवोल्ट में। 55 मिलीवोल्ट क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। इसके वजह से, इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, जो भी हमारे सोडियम चैनल होती है, Na+ आयन चैनल होती है, हो जाती है ओपन। जैसे ही Na+ आयन चैनल ओपन होती है, जैसे ही Na+ आयन चैनल ओपन होती है, तो क्या होता है कि जो Na+ यहाँ पे प्रेजेंट है, Na+ यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है ना ये वाला Na+ यहाँ प्रेजेंट है, वो इन्फ्लक्स करना स्टार्ट होते हैं ICF में। बहुत सारे Na+ इन्फ्लक्स करना स्टार्ट करते हैं ICF में, मतलब Na+ मूव इनसाइड द सेल, ओके, इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक, ये हो गई पहली कंडीशंस। Na+ आयन चैनल ओपन होते हैं, और Na+ आयन का जो भी Na+ आयन चैनल होते हैं, ओपन होते हैं, Na+ आयन मूव करना स्टार्ट करते हैं ICF में। देन ये इससे कहते हैं, स्टेज कहते हैं डीपोलराइजेशन की स्टेज कहते हैं। इस कंडीशन कहते हैं डीपोलराइजेशन। पहला हुआ हमारा डीपोलराइजेशन। इतनी बात समझ आ गई? कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद जो भी रेस्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल था हमारा, वो -70 मिलीवोल्ट था, -70 मिलीवोल्ट से चेंज हो गया इसमें -55 मिलीवोल्ट पे। -55 मिलीवोल्ट क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या करता है, हमारा Na+ आयन सेल को ओपन कर देता है। Na+ चैनल आयन जैसे ही ओपन होता है, और Na+ आयन जैसे ही ओपन होगा, वहाँ से जो Na+ रहेंगे ECF में, ECF से वो ICF में आना स्टार्ट होता है। ICF में जैसे ही आना स्टार्ट होता है, तो वो डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं। ये दिख रहा है ना, डीपोलराइजेशन में लिखा है, डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं, डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये बात क्लियर हो गई? सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे कि मान लो डिपोलराइजेशन कॉज हो गया, ओके, एक बेसिस पे डिपोलराइजेशन कॉज हो गया, और हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है, हमारा जो पोटेंशियल है -55 मिलीवोल्ट पे एज इट इज है। अब स्टिमुलस कंटिन्यूस रहता है, स्टिमुलस हटता नहीं, कंटिन्यूस रहता है। मान लो कंटिन्यूस रहने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो -55 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था हमारा, दिस इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, वो चेंज होता है +20 या फिर +20 में, या फिर कह सकते हो कि +30 में, ओके, +20 या फिर +30 मिलीवोल्ट में चेंज होता है। जैसे ही +20 या +30 मिलीवोल्ट में चेंज होता है, वैसे ही क्या होता है, K+ आयन चैनल ओपन आते हैं, K+ आयन चैनल ओपन आते हैं। जैसे ही K+ आयन चैनल ओपन होगा, जैसे ही K+ आयन चैनल ओपन होगा, तो यहाँ पे K+ होंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे K+ होंगे, बहुत सारे K+ होंगे। ये मूव करना स्टार्ट करेंगे ECF में, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, मतलब ICF से क्या हो रहा है, K+ उधर जा रहा है, Na+ इधर आ रहा है। ठीक, K+ आउटफ्लक्स करेगा, मतलब K+ ICF से मूव करेगा ECF में, और कॉज करेगा वो क्या, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन कैसे, जैसे ही कॉज करेगा और नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, नर्व इम्पल्स जनरेट, और नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, देन उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो ये 3 प्रोसेस एज इट इज हमारे जैसे बताया था मैंने, वैसे ही चलने लगेगी। ये बात क्लियर हो गया? स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोमेम्ब्रेन ट्रांसमिशन है। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो देखिएगा, सही से देखिएगा, थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है उसको हम कमेंट में आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। अगर टेलीग्राम पे पूछते हैं, वहाँ भी बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं अभी, वो इस पेज में सारी लिखी हुई हैं। जैसे कॉज डिपोलराइजेशन, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ओके, फर्स्ट कंडीशन थी। और ये जो डिपोलराइजेशन हुआ है हमारी सेकंड कंडीशन थी, और नर्व इम्पल्स अल्टीमेटली यहाँ पे जनरेट हो जाता था। जो चीज़ें मैंने वहाँ बताई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इसको आप पे नोट करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? वो सारी चीज़ें जो मैंने सबसे पहले बताई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्साइटेड रिएक्शन होगा, इनविटेशन होगा, उसका डिग्रेडेशन कैसे होगा, मतलब एसिटाइल बाय कोलिनेस्टेरेज, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MOA एंड यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपीन्स एंड बारबिटूरेट्स। इसका मतलब क्या है? MOA एंड यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपीन्स एंड बारबिटूरेट को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो दोनों ड्रग हैं वो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, सेम क्लास की ड्रग है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का काम क्या होता है कि जो बेंजोडाइजेपीन एंड बारबिटूरेट्स हैं, वो एज अ स्लीपिंग पिल्स ही काम होती है, एज अ स्लीपिंग पिल्स की तरह काम करते हैं, या फिर हमारे CNS को, या फिर हमारे जो भी बॉडी के फंक्शन है उसको
इनहिबिशन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, इनहिबिशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो बेंजोडाइजेपीन्स एंड बार्बिट्रेट्स क्या है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, ठीक। तो बार्बिट्रेट्स सबसे पहले बारे में पढ़ेंगे। तो बार्बिट्रेट्स एग्जांपल है फेनोबार्बिटोन एंड फेंटोबार्बिटोन्स। इसका आप जो भी मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, साथ सारे क्लासिफिकेशन एंड उसके मोड ऑफ एक्शन सारे साथ बनाएंगे, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बार्बिट्रेट्स एग्जांपल क्या है, फेनोबार्बिटोन एंड फेंटोबार्बिटोन्स। तो बार्बिट्रेट्स आर स्लीपिंग पिल्स एंड दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्रेटिक एसिड दैट इज मेलानिन। तो बार्बिट्रेट्स क्या है, स्लीपिंग पिल्स होती हैं, डेरिवेटिव्स हैं बार्बिट्रेटिक एसिड दैट इज मेलानिन, ठीक। इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन जो बार्बिट्रेट्स का होता है, मोड ऑफ एक्शन जो बार्बिट्रेट्स का होता है वो तीन तरह से होता है, तीन तरह से होता है। एक तो होगा कि ग्लूटामेट के सिक्रेशन को कम कर देगा। एक तो गामा की तरह वो खुद ही गाबा के एफिनिटी गाबा ए रिसेप्टर की एफिनिटी को बढ़ा देगा, या फिर खुद ही एज इट इज एगोनिस्ट काम करेगा, वहाँ पे बाइंड अप करेगा गाबा ए रिसेप्टर से और इनहिबिशन कॉज करेगा, सेडेशन कॉज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैंने कहा था अभी पहले, गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड ग्लूटामेट इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो फॉर इंड्यूसिंग स्लीप बार्बिट्रेट्स आइदर इंक्रीजेस गाबा एंड डिक्रीजेस ग्लूटामेट। ये दो चीजें तो मैंने बता दी हैं, बट एक और है, जैसे ही खुद ही वो एज ए गाबा काम करेगा, बाइंड अप कर जाएगा किससे, गाबा ए रिसेप्टर से, और सेडेशन कॉज कर देगा। अब हम एक पढ़ेंगे इसमें गाबा फैसिलिटरी एक्शन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बार्बिट्रेट जैसे ही लेते हैं वो बाइंड करता है एसेसरी साइट्स ऑन द गाबा ए रिसेप्टर्स। एक्चुअली में ये एज इट इज होता है, ऐसे लिखा होता है गाबा ए, ओके, एज इट इज लिखना कि गाबा ए रिसेप्टर्स है, ये गाबा ए रिसेप्टर्स है, और जो खाली गाबा लिखा रहेगा वो क्या है हमारा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो बार्बिट्रेट्स क्या होगा, बाइंड करेगा एसेसरी साइट से गाबा ए रिसेप्टर्स है, आइदर ऑन अल्फा एंड बीटा, इंक्रीज करेगा एफिनिटी ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स फॉर अ गाबा, मतलब जो गाबा ए रिसेप्टर्स होगी उसकी एफिनिटी को इंक्रीज कर देगा फॉर अ गाबा, इंक्रीज द क्लोरीन चैनल ओपनिंग टाइम, मतलब जो क्लोरीन चैनल ओपनिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लो ऑफ क्लोराइड आयंस है उसका जो फ्लो रहेगा वो बढ़ जाएगा, हाइपरपोलाइज हो जाएंगे न्यूरॉन एंड देन इनहिबिशन कॉज करेंगे, देन इंड्यूस करेंगे स्लीप को। मतलब क्या होगा, कोई भी मान लो कि ये क्लोराइड चैनल्स लगे हुए हैं, ओके, क्लोराइड चैनल्स लगे हुए हैं, जब भी वो गाबा ए रिसेप्टर्स होने आते हैं, यहाँ पे बार्बिट्रेट्स बाइंड करेगा, यहाँ पे बार्बिट्रेट्स बाइंड किया, बार्बिट्रेट्स बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसकी एफिनिटी को बढ़ा देगा। इसकी एक कौन सा है, ये है गाबा ए रिसेप्टर्स, इसके एफिनिटी को बढ़ा देगा। जैसे ही यहाँ पे गाबा बाइंड करेगा तो क्लोराइड चैनल ओपनिंग का टाइम बढ़ जाएगा, अच्छे से क्लोराइड चैनल बहुत सारे इन्फ्लक्स करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, न्यूरॉन्स जो रहेंगे वो हाइपरप्लाइज रहेंगे और इनहिबिशंस कॉज करेंगे, इंड्यूस करेंगे स्लीप को। ये हो गया फर्स्ट एक्शंस हमारा, कौन सा है, गाबा फैसिलिटेटिंग एक्शंस, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने तीन चीजें बताई थी कि तीन तरह से काम कर सकता है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है सारी चीजें। ऑल्सो बार्बिट्रेट डायरेक्टली ओपन क्लोराइड चैनल्स एंड कॉज इनहिबिशंस एंड डिस्टिल विद द मैकेनिज्म कॉल्ड गाबा मिमिक्री एक्शंस। गाबा मिमिक्री एक्शंस क्या है कि जो बार्बिट्रेट रहेगा खुद ही गाबा की तरह काम करने लगेगा, मतलब बाइंड करेगा जाके गाबा ए रिसेप्टर्स है एंड जो भी क्लोराइड चैनल ओपनिंग है सारी चीजें वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है व्हेन बार्बिट्रेट्स इन्फ्लुएंसेस गाबा टू दिस एक्शन विद मोर एफिनिटी, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। ऑल्सो बार्बिट्रेट्स इनहिबिट ग्लूटामेट, जिस मैकेनिज्म को ग्लूटामेट इनहिबिशन, ग्लूटामेट का इनहिबिशन करेगा, उससे भी काम कर सकता है। तीन तरह से काम कर सकता है गामा मिमिक्री एक्शंस, ठीक है ना, ये फर्स्ट है हमारा गामा मिमिक्री एक्शन, सेकंड इज गामा फैसिलिटेटरी एक्शन, थर्ड इज ग्लूटामेट इनहिबिशंस, ठीक है, तो बात क्लियर होगी। अब बेंजोडाइजेपीन्स की बात करते हैं। बेंजोडाइजेपीन एग्जांपल है डायज़ेपाम, अल्प्राजोलाम एंड अफ्राज़ोपाम। तो जो बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं वो सेम होते हैं गामा फैसिलिटेटरी एक्शंस और बार्बिट्रेट्स की तरह, जो भी हमने ये चीज़ पढ़ी ना गामा फैसिलिटेटरी एक्शंस, उसकी तरह ही काम करते हैं क्या, बेंजोडाइजेपीन्स। बट जो बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं वो खाली एज अ गाबा फैसिलिटेटरी एक्शंस के तौर पर ही काम करते हैं, नॉट अ गाबा मिमिक्री एक्शंस, नॉट अ ग्लूटामेट इनहिबिशंस। मतलब कौन सी पोजीशन इसमें होगी, खाली इसमें खाली कौन सी होगी, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होगी, नॉट अ मिमिक्री, नॉट अ ग्लूटामेट इनहिबिशंस, ओके। ये डिफरेंस है दोनों में, बेंजोडाइजेपीन्स एंड बार्बिट्रेट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में सबसे पहले आता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म्स एंड एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ सोडियम वैल्पोरेट। तो सोडियम वैल्पोरेट क्या है, अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो भी हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहली है रेंटोइंस, दूसरी बार्बिट्रेट्स, तीसरी अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फोर्थ इज बेंजोडाइजेपीन्स, फिफ्थ इज ऑक्साजोलिडीन एंड फोर्थ इज यूरिया एंड मिनरल यूरिया। इस एग्जांपल है न्यूटेस का पेनिटोइंस, और इस एग्जांपल है ओके वेट इस एग्जांपल है फेनोबार्बिटॉन्स। अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वैल्पोरिक एसिड सोडियम वैल्पोरेट है, जिसका हमने फार्माकोलॉजी से पूछा गया था। एंड देन बेंजोडाइजेपीन का क्लोनाजिपाम है, इसका ऑक्सिलियरी ट्राइमेथोडिन एंड देन कार्बाजिपाइंस। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या है, एंटी कन्वर्सिव ड्रग को ही कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी क्या है, डिसऑर्डर है ब्रेन फंक्शन का, जो भी पीरियोडिक एंड अनप्रेडिक्टेबल अकरेंस होता है सीजर्स का। सीजर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा, है ना, कि हमारे जो भी माइंड का सेंसेशंस का या फिर मूवमेंट होगा या फिर कॉन्शियस होगा उसमें डिस्टर्बेंस रहेगा, बिकॉज जो भी न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा वो या तो एबनॉर्मल तरीके से होगा, न्यूरोनल डिस्चार्ज हमारा होगा या तो एबनॉर्मल तरीके से होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा होगा, एक्सेसिव होगा।
दो कंडीशन आएगी, या तो नॉर्मल तरीके से होगा या तो एक्सेसिव होगा। दो चीज़ें एक ही है, मतलब दो तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो न्यूरॉनल का डिस्चार्ज है नॉर्मल या एक्सेसिव हो सकता है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, उसके सेंसेशन में, उसकी मूवमेंट में, या फिर पेशेंट के कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी क्या है, जनरलाइज्ड एंड पार्शियल। तो जनरलाइज में भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, पार्शियल में बहुत सारे पार्ट आते हैं, इसका डिटेल भी चाहिए आप पेमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पड़ती थी क्योंकि इसमें ड्रग का ही पूछा गया था। ओके, तो हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लिया एंड उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लिया। ओके, ये सीजर्स क्या होते हैं, एक सीजर आर transient disturbance of cerebral functions due to abnormal, excessive and temporary neural or discharge leading to disturbance sensations, movement और consciousness, ठीक है ना। टू टाइप्स की एपिलेप्सी हो गई या फिर सीजर्स हो गए, जनरलाइज्ड एंड पार्शियल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो कर सकते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। तो 4 टाइप्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकते हैं इसके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के। प्रोलॉन्गेशंस ऑफ NAPS channel inactivations, second is facilitations of GABA-mediated chloride channel, third is decrease in excitatory neurotransmitter, fourth is inhibition of T-type calcium channel। तो ये चार तरीके से हम मोड ऑफ एक्शन का शो कर सकते हैं 4 मैकेनिज्म से, किसकी, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्सेंट ड्रग की। तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट MOA ऑफ सेवरल ड्रग्स दैट इज सोडियम वैल्प्रोरेट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ सीजर्स अकर्स। सीजर कैसे हो रहा है इस चीज को पहले क्लैरिफाई करेंगे, देन बात करेंगे क्या होता है किसका ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसकी अमाउंट ऑफ गाबा, जो भी गाबा क्या है हमारा, गाबा क्या होता है हमारा, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, जब इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि जो गाबा रिसेप्टर्स का जो एक्टिवेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, अपने यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज फ्लो ऑफ क्लोराइड चैनल साइंस, जैसे वहाँ पे पढ़ा था ना कि इस कंडीशन में, बारबीट्रेट्स की कंडीशन में, उसका उल्टा सब यहाँ पे है मामला कि अमाउंट ऑफ गाबा रिड्यूस हो गया है, तो गाबा रिसेप्टर की एक्टिवेशन भी बहुत डिक्रीज हो गई है, एंड डिक्रीज फ्लो ऑफ क्लोराइड डीपोलराइज हो गए, जो वहाँ पे जो बारबीट्रेट्स कंडीशन में हाइपर पोलराइज हो रहे थे यहाँ पे डीपोलराइज हो गए हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। फिर वो कॉज करेंगे एक्साइटेशंस एंड देन कॉज करेंगे सीजर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मान लो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे कि गाबा की एफिनिटी के रिसेप्टर्स को बढ़ा रहे थे, जब गाबा रिसेप्टर की एफिनिटी बढ़ा रहे थे इसकी वजह से सिलेक्शन कॉज हो, तो इनिबिशन कॉज हो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। गाबा की जो अमाउंट है वो अल्टीमेटली डिक्रीज जा रही है, इसकी वजह से जो उसका गाबा रिसेप्टर एक्टिवेशन है वो भी डिक्रीज जा रहा है, और क्या हो रहा है, क्लोराइड का जो भी फ्लो है वो भी डिक्रीज जा रहा है। इसकी वजह से जो कंडीशन बारबीट्रेट्स में हाइपर पोलराइज कंडीशन देखने को मिल रही थी, इसमें डीपोलराइज कंडीशन देखने को मिली, इसकी वजह से एक्साइटेशन कॉज हो रहा है, इनिबिशन कॉज नहीं हो रहा है, और अल्टीमेटली सीजर कॉज हो जा रहा है। बात है क्लियर। अब पढ़ेंगे इसका क्या होता है कि मोड ऑफ एक्शन, मतलब इस चीज़ को ट्रीट करने में क्या होता है। अब इस चीज़ को ट्रीट करना है तो एक बेसिक चीज़ें हम अगर माइंड में लाएं कि बेसिक चीज़ को ट्रीट करने में क्या हो सकता है। अगर मान लो उसको डिपोलराइज जो हो रहा है, अगर सेडेशन की पावर हम बढ़ा दें, ठीक है, जो एक्साइटेशन ज़्यादा हो रहा है उसको हम कम कर दें, एक्साइटेशन ज़्यादा है उसको कम कर दें, तो हम आसान से उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो उसको ही एज इट इज हम काम करेंगे सोडियम वैल्प्रोरेट के साथ। सोडियम वैल्प्रोरेट क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ वैल्पोरिक एसिड आफ्टर क्विकली चेंज इनटू द वैल्पोरिक एसिड। सोडियम वैल्पोरेट हम लेते हैं तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कि ये चेंज जाता है वैल्पोरिक एसिड में और अपना एक्शन शो करना स्टार्ट करता है। वैल्पोरिक एसिड प्रोलॉन्ग्स द इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव neural sodium ion channel either by increasing the efflux or decreasing the influx of sodium ion across the cell membrane and inhibit the high frequency of neuronal discharge। इस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई करेंगे, मान लो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये हमारी मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना, ये हमारी मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन थी। ओके, इसके थ्रू ही क्या हो रहा था, यहाँ पे Na+ प्रेजेंट थे, बहुत सारे Na+ प्रेजेंट थे, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, K+ प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, K+ प्रेजेंट थे। तो जैसे ही वहाँ पे बाइंड अप हो रहा था ना, कि मान लो कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी कि जैसे ही इंपल्स जनरेट हुआ था वैसे ही क्या हो रहा था, जो हमारा सोडियम चैनल था वो अंदर आ रहा था, और जो कैल्शियम चैनल था, वो जो पोटेशियम आयन थे वो ECF के थ्रू मूव कर रहे थे, ठीक है, ECF के थ्रू मूव कर रहे थे। तो इस में कोई कॉज हुआ, Na+ आयन अंदर आना स्टार्ट हुए, Na+ आयन अंदर आना स्टार्ट हुए। तो अगर Na+ आयन को अंदर आने पर हम ज़्यादा टाइम लगवाएं, अंदर आने पर हम ज़्यादा टाइम लगवाएं, जिससे क्या होगा कि जो इम्पल्स जनरेशन की प्रोसेस है, इम्पल्स जनरेशन की प्रोसेस है उसमें टाइम जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने में टाइम लगेगा। चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर मान लो जो सोडियम चैनल की बात हमने वहाँ पे की थी, सोडियम चैनल की बात हमने यहाँ पे की थी, देखो उसी पे मैं ले चलता हूँ। ओके, देखो यहाँ मैं बात की थी कि सोडियम चैनल जैसे कि 2 प्रोसेस हो रही थी, डिपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही थी एंड रीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही थी, मतलब सोडियम चैनल इन्फ्लक्स हो रहा था और कैल्शियम जो भी हमारा प्रोटीन चल रहा था आउटफ्लक्स हो रहा था, जबकि दोनों प्रोसेस हो रही थी और नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहे थे। नर्व इम्पल्स जनरेट होने के बाद ही क्या हो रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे और अपना एक्शन शो कर रहे थे। जब इसी प्रोसेस को ये जो पूरी होल प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम टाइम लगवाएं, इसी प्रोसेस को बहुत टाइम लगवाए, इसको ही इनिबिट करने हल्का सा,
इसको ही इनहिबिट कर दें तो न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीज नहीं हो पाएगा और अपना एक्साइटेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो बहुत जल्दी शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी शो नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ को एज इट इज ये काम करता है, क्या करता है, वैल्पूरिक एसिड जो भी हमने सोडियम वैल्पूरेट लिया एज इट इज काम करता है, क्या करता है कि जो सोडियम इन्फ्लक्स है, सोडियम पोटेशियम आउटफ्लक्स है, उसमें बहुत इसको इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरल रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी वजह से जो न्यूरल इम्पल्स हैं उसको ब्लॉक कर देता है। इट यहाँ लिखा है इट ब्लॉक द प्रोपगेशन ऑफ न्यूरल इम्पल्स। जब उसको ब्लॉक कर देगा, उस आउटफ्लक्स एंड इनफ्लक्स को ब्लॉक कर देगा, तो क्या होगा, न्यूरल इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे। इसकी वजह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो भी रिलीज नहीं होंगे। जब रिलीज नहीं होंगे तो उसके बाद सारी एक्साइटेशन प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है जनरल थिंग्स की। जनरल थिंग्स सारी चीज़ें लिखी हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको लिखी देंगी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लासिफाई ओपियोइड एनालिसिस एंड डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन्स। ओके, लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है, तो क्लासिफाई ओपियोइड एनालिसिस को हम पढ़ लेंगे कि ओपियोइड एनालिसिस क्या है नेक्स्ट सेक्शन में।